हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले लाल बटन से लिखे सब्सक्राइब को आप दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस आपको अपने YouTube चैनल पर ऑटोमेटिकली मिल जाएं। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के विषय में अर्थात अम्ल, क्षार तथा लवण के विषय में अध्ययन किया था और हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया तक इस चैप्टर को कवर किया था। बच्चों, आज हम बाकी के बचे हुए पोर्शन को इस पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज हम जानेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड के विषय में अर्थात धात्विक ऑक्साइड को जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर अर्थात धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह होती है क्षारीय। बच्चों, पिछली क्लास में जब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया के विषय में जब जाना था तो आपने देखा होगा कि जब हम अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अर्थात जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था सॉल्ट और वाटर, लवण और जल। क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते थे और हमें उससे प्राप्त होता था लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड्स उनका नेचर होता है बच्चों बेसिक। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो अभी पहले आपने पढ़ा था सेम वही रिएक्शन यहाँ भी होगा। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, उनकी प्रकृति बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो जब ये किसी एसिड या अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ही होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो पहले आपने देखी थी वो यहाँ भी होगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों कि मेटेलिक ऑक्साइड को जब एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ सॉल्ट एंड वाटर और उसका एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल इसमें दिया है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों, जैसे कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर, बेसिक क्षारीय। तो जब ये क्षारीय पदार्थ जब किसी अम्ल के साथ, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मिला हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर H2O। आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस अर्थात अधात्विक ऑक्साइड्स, उनकी अभिक्रिया यदि बेसिस के साथ या क्षार के साथ करवाई जाए तो क्या होगा। बच्चों, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड की जो प्रकृति थी वो थी बेसिक, उसी तरह जो अधात्विक, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर होगा एसिडिक। तो इनको जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जैसा कि एसिड ने बेस के साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ, किसी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ भी होती है। और इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस से, किसी क्षार से, और क्षार का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट की फॉर्म में हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं और ये जब अभिक्रिया करते हैं किसी एसिड से तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है जिससे हमें प्राप्त होता है सॉल्ट एंड वाटर।
और उसी प्रकार जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अधात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। इसीलिए जब ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ही होगा। इसीलिए आपस में रिएक्ट करवाने के बाद हमें प्राप्त होता है सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। इस चार्ट को देखो बच्चों, जिसमें आपको रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस आपको दिया हुआ है। बच्चों पिछली क्लास में हमने एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था तो याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ऐसा मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा सब कुछ रिवाइज आपको करवाया जा रहा है कि कैसे अगर किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया जाए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैसे ही जब किसी मेटल को किसी एसिड से रिएक्ट करवाएं तो क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड की जो ध्वनि निकलती थी और पॉप टेस्ट को जो हम करते थे वो आपको याद आ गया होगा। आगे देखो बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड से रिएक्ट करवाते थे तो क्या प्राप्त होता था हमें, तो भी हमें सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी। और आगे देखो बच्चों, जब एसिड को किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, जैसा कि आज हमने सीखा, तो हमें क्या मिला बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद। और जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब हम किसी अम्ल और किसी क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। क्लियर? और इसी तरह बच्चों नीचे देखो, रिएक्शन ऑफ बेसिस, उसमें भी वही चीज़ आपको बताई हुई है कि कैसे यदि हम बेस को मेटल से रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। और उसी तरह जब हम किसी बेस को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया था हमने जब, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। याद करो बच्चों, उस टाइम कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। और जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। उसी प्रकार जब बेस को हमने एसिड से रिएक्ट करवाया तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि बेस और एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं हम तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और जैसा कि आज आपने देखा, बेस को जब किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है, क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय, उनका नेचर होता है एसिडिक। इसलिए जब किसी बेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों मुझे लगता है कि ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस चार्ट के द्वारा पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो जाना था, वो यहाँ पर उसका रिवीजन हुआ है। क्लियर? इस चीज़ को बच्चों हम हिंदी में भी देख सकते हैं, जैसे धात्विक अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जैसा कि इंग्लिश में मैंने आपको समझाया था, और इसको आगे इस चार्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। और नीचे अम्ल की अभिक्रियाएँ जो अभी आपको इंग्लिश में आपने देखी, और क्षार की अभिक्रियाएँ जो अभी आपने इससे पहले वाले पेज में देखी थी। तो मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत आसानी से ये कंसेप्ट अब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, अब आगे के चैप्टर को हम करते हैं कंटिन्यू। आगे देखो बच्चों, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेसिस में क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है, अम्ल और क्षार में कोई एक समानता। बच्चों, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने H आयन किसी एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ आसानी से कर देते हैं। तो हर एसिड के पास H आयन होते हैं, ये एसिड की पहचान होती है। और आगे देखो बच्चों, एसिड प्रोड्यूस H आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि जितने भी अम्ल हैं, जितने भी एसिड हैं, वो अपने H आयन सॉल्यूशन में रिलीज़ कर सकते हैं।
और आगे देखो बच्चों, ऑल बेसिस हैव OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन्स इन कॉमन। जैसे एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन था, उनका रिलीज़ होना, उसी तरह बेसिस में, क्षार में क्या कॉमन होता है? जितने भी क्षार होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं, वो उनमें हाइड्रोक्सिल आयन होता ही होता है। और जब वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में उनको डाला जाता है, किसी बेसिस को या किसी क्षार को, तो वो उस विलयन में, उस सॉल्यूशन में अपने हाइड्रोक्सिल आयन, अपने OH आयन रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखा भी हुआ है जितने भी एसिड्स हैं उन सब में क्या क्या चीज़ होती है कॉमन? H+ आयन। और जितने भी बेसिस हैं उन सब में क्या कॉमन होता है? OH- आयन, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन। यही चीज़ बच्चों इसमें हिंदी में समझाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कि सभी अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता रखी है कि जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, अर्थात जब भी किसी कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो बच्चों वो कंसंट्रेटेड ना रह के वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। जल में मिलाने पर ये अपनी आयन की सांद्रता H3O+ और OH- में उनमें कमी आ जाती है। ये चीज़ अभी आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देखो बच्चों, एसिड प्रोड्यूसेस H आयन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये अभी मैंने आपको पहले बताया था। और आगे देखो बच्चों, H आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी H आयन सिंगल अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट करेंगे हमेशा हाइड्रोनियम आयन्स में, H3O+ आयन्स में। वो कैसे होता है आइए जानते हैं। बच्चों, जब भी कोई एसिड उसको अभिक्रिया करवाते हैं पानी के साथ, उसको जब रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, तो अपना जो हाइड्रोजन आयन, जो H+ आयन जो सभी एसिड में होता है, वो अपना H+ आयन रिलीज़ कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बनाता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। आप इस चार्ट को अच्छे से देखिए बच्चों। पहली रिएक्शन जो उसमें दे रखी है वो यही है कि जब कोई एसिड, जब कोई अम्ल अपना H आयन रिलीज़ करता है पानी में, तो वाटर के साथ उस पानी से मिलकर वो बन जाता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बच्चों, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम पानी के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी एसिड को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन। क्लियर? और उसी तरह बच्चों, जब हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट हो जाता है सोडियम आयन में और OH आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में। और उसी तरह जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वैसे ही मैग्नीशियम भी अपने आप को अलग कर लेता है मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में, Mg2+ फॉर्म में और 2OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में। तो जितने भी क्षार, जितने भी बेसिस हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हमेशा OH- आयन्स अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिलते ही मिलते हैं। बच्चों आगे देखो, बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कली। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी एल्कली होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं, क्योंकि बेसिस, उनमें से कुछ बेसिस में से कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। सभी बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो बेसिस, जो क्षारक वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। ये बात आपको शायद याद आ गई होगी। इसीलिए मैंने आपको तब भी एक बात कही थी, जितने भी एल्कलीज हैं वो सभी के सभी बेसिस हैं, जितने भी एल्कलीज हैं वो सारे क्षारक हैं और एल्कली को हिंदी में बोलते हैं क्षार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि
कुछ क्षारक जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं वही उन्हीं को हम क्षार बोलते हैं। इंग्लिश में वही चीज़ बताई हुई है बच्चों कि जो बेसिस, द बेसिस सोल्यूबल इन वाटर और कॉल्ड एल्कली। जितने भी बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं। तो इससे इसको हम उल्टा भी जान सकते हैं कि जितने भी एल्कलीज, जितने भी क्षार हैं वो सभी बेस होते हैं, वो सभी क्षारक होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। While diluting acid, it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid. बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सनट्रेटेड बेस, अर्थात जो अम्ल और जो क्षार कंसनट्रेटेड अवस्था में है उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको तनु बनाने के लिए हमें वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाना होता है। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। बच्चों, जब हम किसी कंसनट्रेटेड एसिड को उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हमें वाटर से रिएक्ट करवाना होता है, लेकिन हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते। अगर हमें कंसनट्रेटेड एसिड को उसको डाइल्यूट बनाना है तो कंसनट्रेटेड एसिड में कभी भी वाटर नहीं डालना, क्योंकि ऐसा करने से जो रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात उसमें बहुत एनर्जी निकलती है। तो इसीलिए एसिड में कभी भी पानी डालकर उसको डाइल्यूट नहीं करते। उसको तनुकृत करने के लिए हमें पानी नहीं डालना, हमें जस्ट इसका उल्टा करना होता है। हमें पानी को लेकर, पानी को टेस्ट ट्यूब में डालकर उसके ऊपर धीरे धीरे एसिड डालना होता है ताकि उस एसिड को डाइल्यूट किया जा सके। ऐसा नहीं कि डाइल्यूट करने के लिए एसिड को आप टेस्ट ट्यूब में रखो और ऊपर से पानी डालो, नहीं। ऐसा करने से बच्चों आग लग सकती है और आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब हम किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो हमें पानी में एसिड डालकर धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करना होता है, उसको तनुकृत करना होता है, ना कि एसिड में पानी डालकर। ठीक है? और आपको इसमें 2 बकेट दिखा भी रखी हैं चित्र में। जैसे एसिड में जब ऊपर से वाटर डाल के उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, वो प्रोसेस गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आग भी लग सकती है और आपके ऊपर छींटें भी पड़ सकती हैं। क्यों? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट निकलेगी ही निकलेगी। ऐसे में बच्चों बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर लेकर उसमें एसिड को मिलाना होता है ताकि वो डाइल्यूट हो सके। क्लियर? तो बच्चों, एडिंग वाटर टू एसिड मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड ब्रेक द ग्लास कंटेनर। इसीलिए हमें एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए। क्लियर? ताकि दुर्घटना होने से बचा जा सके। इसको बच्चों हिंदी में भी देखिए कि अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल नहीं मिलाना, हमें जल में वो अम्ल मिलाना है ताकि हम उसको तनुकृत कर सकें। क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर बहुत ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से आप लोग जल भी सकते हो। ठीक है? और जो कांच, जिस कांच में हम ये काम करते हैं वो कांच टूट भी सकता है। इसीलिए हमें जल डालना है उस कांच में और उसके बाद ऊपर से धीरे धीरे अम्ल डालकर उसको तनुकृत करना है, उसको डाइल्यूट करना है। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें आगे दिया हुआ है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में बच्चों अब हम जानते हैं। बच्चों, पीएच स्केल से हमें किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चल सकती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ H ions इन सॉल्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है और इट शोज़ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन किसी एसिड की ज़्यादा होती है
तो उतना ही कलर उसका आगे हमें दिखता नज़र आता है, और जितनी कंसंट्रेशन कम होती है उतना ही कलर हमें कम नज़र आता है। तो बच्चों पीएच स्केल पर भी ऐसा ही कुछ देखने को नज़र आता है। देखिए बच्चों, पीएच स्केल हमेशा 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है। पीएच स्केल की 0 से शुरुआत होती है और 7 तक, 7 नंबर्स तक जब हम जाते हैं तो बच्चों एसिडिक नेचर कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है 0 पॉइंट पर। 0 से जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही किसी सब्सटेंस की एसिडिटी, उसकी अम्लीयता कम होती जाएगी। 0 पॉइंट पर अम्ल की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड, सबसे ज़्यादा सांद्र होती है, सबसे अधिक होती है अगर हम साधारण शब्दों में जानें। और जैसे जैसे पीएच स्केल पर वैल्यू 1, 2, 3 करते करते 7 तक जाती है, वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर कम होता जाता है। और जैसे ही 7 पर ये जो पॉइंट 7 होता है, ये होता है बिल्कुल न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट, उदासीन पॉइंट। यहाँ पर ना तो कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक। जो हम पीने का पानी यूज़ करते हैं बच्चों, अगर हम पीएच स्केल पर उसकी वैल्यू देखें तो पीने के पानी की वैल्यू हमेशा 7 आएगी, क्योंकि 7 पर ये पानी, हमें इससे ये पता चलेगा कि ना तो ये एसिडिक नेचर का है और ना ये बेसिक नेचर का है, बिल्कुल न्यूट्रल पानी है, इसको हम आसानी से पी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से ऊपर जाती है, वैसी वैसे क्षारीय प्रवृत्ति पदार्थों की बढ़ती जाती है। ठीक है, 7 से ऊपर 8 तो क्षारीय प्रकृति थोड़ी बढ़ेगी, 8 से और ऊपर जाएगा तो प्रकृति क्षारीय और बढ़ेगी, बेसिक नेचर और बढ़ेगा। करते करते सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन से पॉइंट पे मिलेगा बच्चों? 14 पॉइंट पर, 14 नंबर के पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो भी वस्तु हमें पीएच स्केल पे जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट उसके 14 पे जाके हमें पता चलेगा कि हाँ, यह वस्तु सबसे ज़्यादा बेसिक है अगर उसकी वैल्यू 14 आती है। और 14 से कम 7 तक आते आते उसका बेसिक नेचर ऑब्जेक्ट का कम होता जाता है। और 7 से दोबारा यदि हम 0 पे जाएं, 7 से कम उसकी वैल्यू आएगी तो उसका नेचर अम्लीय, एसिडिक बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चों अगर हम अब रिवाइज़ करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन से पॉइंट पे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा? 0 पॉइंट पर। पीएच स्केल के 0 पॉइंट पर कोई भी वस्तु सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है। और सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन से पॉइंट पे होती हैं बच्चों? 14 पॉइंट पर क्षारीय, बेसिक। और कोई भी वस्तु जो कि न्यूट्रल है, जो कि ना तो क्षारीय है ना ही अम्लीय, अर्थात जो ना तो बेसिक है और जो ना एसिडिक, वो कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? वो होता है 7, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर? और इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप देखिए 7 से जैसे जैसे वैल्यूज़ कम जा रही हैं लेफ़्ट साइड में, वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। और जैसे 7 से वैल्यू 14 की तरफ जाती है तब बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्षारीय नेचर 14 की तरफ जाते हुए इंक्रीज़ होता है और अम्लीय नेचर 0 की तरफ जाते जाते इंक्रीज़ होता है। और 7 पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। क्लियर? ये देख लीजिए बच्चों, इस हिंदी के चार्ट में भी वही बताया हुआ है बच्चों आपको। सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है बच्चों ऑब्जेक्ट? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। और वैसे जैसे जैसे ये 0 से वैल्यू 7 तक जाएगी, 7 से जस्ट पहले सबसे दुर्बल अम्ल आपको प्राप्त होगा, सबसे आपको वीक एसिड प्राप्त होगा। ये देखिए बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें जो बताया हुआ है वो है HCl, H2SO4, HNO3, क्योंकि इनकी वैल्यू पीएच स्केल पर 0 है। और जैसे जैसे वैल्यू 0 से 7 की तरफ जाएगी वैसे वैसे एसिड वीक होता जाएगा। और 7 से जस्ट पहले यदि कोई एसिड होता है वो सबसे वीक एसिड माना जाता है, सबसे वीक अम्ल माना जाता है, दुर्बल, और वो होता है CH3COOH इथेनोइक एसिड और साथ साथ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि पेप्सी में या किसी भी कोल्ड ड्रिंक में जो गैस के बुलबुले आप देखते हो ना बच्चों, वो बुलबुले किसकी वजह से निकलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, H2CO3 की वजह से। तो बच्चों उसके जस्ट उलट अगर हम बात करते हैं बेस की, क्षार की,
तो 14 नंबर पे जिसकी वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार माना जाता है। और वो वैल्यू किसकी होती है वहाँ पर? NaOH की, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं, क्योंकि pH स्केल पर इनकी वैल्यू 14 के आसपास होती है। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू 14 से घटकर 7 तक जाती है, वैसे वैसे इनकी प्रवृत्ति भी थोड़ी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और ये वीक बेसिस माने जाते हैं जैसे जैसे 7 की तरफ कम इनकी वैल्यू जाती है। 14 पर तो इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और जैसे ही 7 पे जाएंगे तो ये वीक बेस माने जाएंगे। और वीक बेस कौन सा है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्लियर? तो इस चार्ट से आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो बच्चों आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं और बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम अगली क्लास पार्ट 3 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में जो भी कंटेंट देखा आपने उसको समझने का प्रयास किया होगा और आगे आने वाले चैप्टर के लिए जो वीडियो आपके अपलोड की जाएगी उसको भी आप उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि आपने इस वीडियो में किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच।